अकॉर्डिंग टू यू ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी है वो कैसी है? आपका जब मन होता है तब आप रूल्स बेस्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, जब मन नहीं करता है तब फोर्स का इस्तेमाल करके व्हाट रिजल्ट यू वांट यू गेट। कोई भी और देश करता तो उनके बारे में कुछ लोग बोलते कि नहीं? एब्सोल्युटली 100%। अभी ग्रीनलैंड के लिए नेचुरली डायवॉर्स में भी उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो फोर्स यूज कर सकता हूँ बट मैं करूंगा नहीं। यहाँ कोई जबान की कीमत है नहीं। यूनाइटेड नेशंस हु इज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर, द प्रोटेक्टर ऑफ द नेटो कंट्रीज हैव नाउ बिकम द प्रेडेटर। अभी ऐसा लग रहा है कि चाइना हैज लाइक वेरी गुड एम्बिशंस, दे कुड टेक्निकली चैलेंज दैट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। दे आर चैलेंजिंग, वही तो दिक्कत है। बांग्लादेश भी उभर के एक आ रहा है बिकॉज अभी वहाँ पे इलेक्शन सर पे आने वाले हैं। पॉपुलर रेजिम जो आएगी दैट इज नॉट रियली प्रो इंडिया। इज इंडिया काइंड ऑफ इन अ टफ स्पॉट? एब्सोल्युटली ये ट्रबल्ड नेबरहुड ही है। हाय तेजस एंड वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई। पहले तो हाउ आर यू? गुड। आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर 20 years। वी हैव बीन Yes. क्लासमेट्स, जर्नलिज्म साथ में किया था एक्सआईसी में। सो 2003 में साथ में 3-4, राइट तो ज्यादा 20 more than 22 years। Right. एंड great seeing you and Yes. glad to be on your show। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है स्पेशली कोई पुराने मतलब जब भी क्लासमेट्स एंड इनको मिलके, बिकॉज संचिका के साथ ऑल्सो मैंने एक एपिसोड किया था ऑफ कोर्स। सो जब भी कोई ओल्ड फ्रेंड्स मिलते हैं तो बहुत ही मजा आता है। सो वेरी एक्साइटेड टू हैव यू टुडे। and exciting times around the world। एब्सोल्युटली एंड ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ कोर्स जर्नलिज्म करने के बाद में सब अपने अपने खुद के क्षेत्र में गए हैं। यू obviously been the ex bureau chief with NDTV 24/7, almost 2 decade के ऊपर से you've been in this industry, wealth of experience, lot of what you call fine eye, keen what you call eye for things happening. So इसीलिए आज का ये conversation जो है वो बहुत ही pertinent है। pertinent क्यों? क्योंकि करंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है ग्लोबल में, जहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली ऑन अ डेली बेसिस चेंज हो रही है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, चाहे अपना छोटे छोटे या बड़े व्हाट यू कॉल देशों को लेके। एंड इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ा सितारा जो उभर के आता है वो है ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो उनको लेके थोड़ी चर्चा करनी थी। ऑफ कोर्स इंडिया और उनके जियोपॉलिटिकल सिनेरियो 2026 को लेके बात करनी थी। तो इसीलिए आई थॉट कि यू बी अ ग्रेट पर्सन टू स्पीक टू। ग्रेट ग्रेट। गुड टू गो। ऑलराइट। सो पहले मतलब जस्ट प्रेमिस सेट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से मतलब करंटली ट्रम्प की जो बेसिकली प्रेसिडेंसी है वो कैसी है? एंड उसके नजरिए से या उनके नजरिए से क्या अभी ग्लोबल सिनेरियो है? देखिए, मैं कंपैरिजन से शुरू करता हूँ, वो है एआई और टेक के साथ। ओके। जब इंटरनेट हमारे देश में लगभग या वर्ल्ड में आया लगभग 40-50 years ago, 40 years इज अ गुड टाइम। तो तभी क्या था कि इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। स्पेशली इन द लास्ट 20 years इन इंडिया हम बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब यूपीआई हर जगह है। आज मैंने और पूरा ई कॉमर्स इंटरनेट पे शुरू हुआ है। अब जो लोग, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो एआई का जो बदलाव आने वाला है वो और बड़ा होने वाला है। इलॉन मस्क हमेशा कहते हैं कि गरीबी चली जाएगी, विल बी इन अ वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस। क्योंकि इतना हमारे पास होगा, हमको इतना कमाना नहीं पड़ेगा वो सब हासिल करने के लिए। तो वो एक सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है एआई। वैसे ही आज जो वर्ल्ड ऑर्डर में हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर में, वो पिछले 80 साल और उसके पहले लगभग 400 साल का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बदल रहा है। ओके। शुरू करते हैं हम अबाउट 1650 को लेकर। वहां से लगभग 1945, तो लगभग कितने होते हैं? 300 साल। राइट, 350। यस। इट वाज, जिसको कहते हैं वेस्टफैलियन सिस्टम। ये सिस्टम वो ऐसा था कि माइट इज राइट। जो बड़ा देश है, जिसको टेरिटरी चाहिए, वो हासिल कर लेते हैं। इसलिए हमने देखा कि यूरोपियन पावर्स ने हर जगह अपनी आर्मीज भेज दी। इंडिया में आए, अफ्रीका में गए, चाइना गए, साउथ ईस्ट एशिया गए, साउथ अमेरिका गए, हर जगह उन्होंने, और अमेरिकाज गए।
So as Trump says, yes, boats did go literally and land into an island and said, this is ours, because might was right. तो आपके पास शक्ति होगी तो आप उस शक्ति का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं. यू कैन शो योर पावर एंड आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं हम वो हासिल कर लेते हैं. उसके बाद क्या हुआ कि इन देशों ने उन देशों में जहां उन्होंने पावर सीज किया था उनको डेवलप किया. और डेवलपमेंट इसलिए की कि वो वहां का जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट कर सके. फॉर एग्जांपल इंडिया में हम रेलवेज की बात करते हैं. जाहिर सी बात है कि उसमें यूनाइटेड किंगडम का या इंग्लैंड का ब्रिटिश का योगदान था, उन्होंने ही बनाई है. लेकिन ये जो रेलवेज बनाई है वो थोड़ी हमारे बुजुर्ग थे वो टाइम पे उनके ट्रैवल के लिए कि वो या दे वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, चलो आप एक आपके लिए बना, टूरिज्म के लिए नहीं, टूरिज्म के लिए नहीं था, या आप फैमिलीज को मिलने के लिए नहीं था. ये रेलवेज गुड्स के लिए बनती है कि आप अपना जो लूट है, आप जो भी रिसोर्स लेते हैं वो देश से ट्रेन में डालते हैं, सबसे नजदीक पोर्ट भेजते हैं और पोर्ट से जाता है आपके वापस आपके देश में. हर जगह यही हुआ है. wherever it was possible they have उनका इस्तेमाल किया है अपने पोर्ट्स को जोड़कर, और इसकी वजह से उनकी प्रगति हुई, उनकी उन्नति है. वो इतना अफ्रीका में नहीं कर पाए क्योंकि वहां पोर्ट्स कम थे. इट वाज जो हम एक टिपिकल पोर्ट चाहिए जो शैलो वाटर में से आ सकता है, तो वो इंडिया में बहुत सारे थे, अफ्रीका में कम थे. मगर हर जगह उन्होंने वही किया है एंड दैट इज बीन द बिगेस्ट पेन ऑफ ऑल कॉलोनाइज कंट्रीज. तो ये था एक दौर 300 साल का जहां माइट इज राइट का ये पूरा शक्ति प्रदर्शन हुआ, और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुए. और उसके बाद लोगों को लगा कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ठीक नहीं है. तो 1945 के बाद जब यूएस वॉर में आ गई और उनकी वजह से वॉर का जो रुख था वो बदल गया. इट टुक अ टर्न एंड once they bombed Nagasaki and Hiroshima and used the nuclear weapons, it changed the world order completely. और उसके बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर आ गया जो आज तक चला है, वो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर. हम सब देश एक है, हम नियमों का पालन करते हैं, और जब नियमों का पालन करेंगे तब माइट इज राइट जो पुराना एक जो टैगलाइन था वो चला गया. उसकी वजह से हमारे पास यूनाइटेड नेशंस आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आया, और ऐसे बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बने जिसकी वजह से हर देश अपना योगदान करता था. तो इट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पार्टनरशिप एंड अ विन विन कॉम्बिनेशन. अब जब ट्रंप आए हैं और स्पेशली सेकेंड टर्म में, तो उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को उलट पलट दिया है. उन्होंने वो अब क्या कह रहे हैं कि आई डोंट गो बाय रूल्स बेस्ड ऑर्डर, आई वांट टू गो बाय डील्स बेस्ड ऑर्डर. आपने कई बार उनको सुना होगा, हर हमेशा वो लेट्स हैव अ डील, इट्स द ग्रेटेस्ट डील इन द वर्ल्ड. ही कीप्स यूजिंग द वर्ड डील. वो नेचुरली एक बिजनेसमैन रहे हैं, रियल एस्टेट में है, और उनका वो पूरा थिंकिंग ही इज ऑन डील्स. रूल्स बेस्ड ऑर्डर में जो सबसे अहम चीज होती है वो है ट्रस्ट. आप ट्रस्ट बनाते हैं देशों के साथ बायलैटरली थ्रू अलायंसेस, और बहुत इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, डेकेड्स, दशकों साल निकल जाते हैं जिसके पहले उसका आप परिणाम देख सकते हैं. ट्रंप डजंट बिलीव इन दैट वर्ल्ड. उन्होंने काफी साफ कह दिया है कि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो अमेरिका के फायदे के लिए नहीं था, वो अमेरिका के अगेंस्ट था. जो ग्लोबल एलिट्स तभी के थे, उनको अपना फायदा करना था एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका. और उसकी वजह से जो ये ग्लोबल हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म वो कुछ दिखा नहीं सकेंगे. कोई भी प्रेजेंट आएगा एक्चुअली ग्लोबल टर्म्स में आप कुछ 5 साल में नहीं दिखा सकते या 4 साल में.
इट टेक्स टाइम, 20 years, 30 years कि आप ट्रस्ट बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। आप देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप जब ये शुरू हुआ था, आप 1972 तक पहुंच जाइए, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जब वो था, जब वहां जेनोसाइड शुरू हो गया था, तो नेचुरली इंडिया में लोग आ रहे थे, भाग रहे थे, आ रहे थे, और उसकी वजह से इंडिया पे प्रेशर हो गया था, और इंडिया वाज अबाउट टू इन्वेड, द होल वर्ल्ड न्यू अबाउट इट। तो अमेरिका ने क्या किया था, दबाव लगाने के लिए दे सेंट देयर नेवी, इट वाज रशिया हु हेल्प्ड अस, वो अलग स्टोरी है, लेकिन वहां मैंने 1972 में इतना बुरा हाल था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव। 99 तक आए, जब हमने 1998 में हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, एंड वी कॉल्ड फॉर अ मोरेटोरियम आल्सो, बट अभी न्यूक्लियर टेस्ट किए तो वापस सैंक्शंस आ गया। लेकिन उसके बाद 2002 ऑनवर्ड्स के बाद there has been a sea change in the relationship with the United States, where we became slowly a partner, then a strategic partner, quad में आ गए, became a favored nation of the this thing, and हमारे देश में जमहूरियत है, we are a democracy, because of that the Americans were, and the American and the Western countries, they were very good, very happy, because one of the key principles of rules based order is democracy. तो जो विवाद उनके होते थे चाइना के साथ, रशिया के साथ, कि आप कम्युनिस्ट है, ऑथोरिटेरियन रेजीम्स है, या आप पकड़ लीजिए कोई भी गल्फ देशों में, हाँ वहां भी उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म में आ गए थे कि हम मोनार्की जो सऊदी अरेबिया में, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑयल है वहां, हम यूएई में कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे फेवर में भी चलता है बिकॉज़ दे इन्वेस्ट सो मच। तो मगर वहां जहां रेजीम चेंज करना होता था, ओके, तो वो कर लेते थे, उसमें कोई। बट ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो खाली ट्रम्प ही गिल्टी है ये चेंजेस करने के लिए, या ये ऐसा कन्वीनियंस का भी एक सिनारियो है? जैसे फॉर एग्जांपल आप पिछले भी प्रेसिडेंट्स ले लें, वेदर इज जॉर्ज वॉशिंगटन द सेकंड, जब उनको इन्वेड करना था बेसिकली अफगानिस्तान, या इवन बेसिकली इराक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो तभी उनके लिए रूल्स हट जाते हैं जब उनको करना है, और जब भी कोई और करना चाहता है या कुछ हो तो तभी वो बेसिकली रूल्स। तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट है, फॉर एंड अगेंस्ट। आप किसका पहले सुनना चाहते हैं? आप जैसे बताएं, जो भी बताइए। तो हम पहले सुनते हैं जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं इसका। राइट। रूल्स बेस्ड ऑर्डर में आप कोई भी किसी देश को अटैक नहीं कर सकते हैं विदाउट द सैंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। राइट। सब कुछ यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जाता है। एक हद तक गया था, ये हो रहा था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी क्या हो गया कि उन्होंने वीटो पावर डाल दिया, तो 5 देशों को एक वीटो पावर मिल गया। इसमें है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये सब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, और उनको एक वीटो पावर मिल गया कि वो भले ही सोचिए 200 देश यूनाइटेड नेशंस में है, 199 कंट्रीज आर फॉर इट, वो एक वोट से वो पूरा पलट सकते हैं। तो उस हिसाब से वो यूनाइटेड नेशन चल रहा था। तो एक आर्गुमेंट ये है कि आपका जब मन होता है तब आप रूल्स बेस्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, जब मन नहीं करता है तब साउथ अमेरिका में, आप अफ्रीका में, आप मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, कहीं भी पकड़ लीजिए, यूरोप में, आप फोर्स का इस्तेमाल करके आप अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, आप आर्मी, आर्म फोर्सेस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, आप उसको वेपनाइज करके आप व्हाट रिजल्ट यू वांट यू गेट। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो वेस्ट दे रहे थे अब तक, वो वाज दैट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय ना करने के लिए हमें एक्सेप्शंस के पास जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं मुंबई की आपको एग्जांपल देता हूं। लेट 1980s से लेकर एंड टू अर्ली 2000s, इफ यू रिकॉल दैट एरा, क्या था मुंबई में? व्हाट आर द बिगेस्ट पेन पॉइंट इन मुंबई? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मी, मे बी
अंडरवर्ल्ड, एब्सोल्युटली अंडरवर्ल्ड, गैंग्स, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, you know, all of them were here and operating. And एक समय ऐसा आ गया कि गैंग वॉर्स होते थे और AK-47 राइफल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, ग्रेनेड्स, इस हद तक अंडरवर्ल्ड यहाँ मौजूद थी. एक्सटॉर्शन हो रहा था बॉलीवुड का, बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का, किडनैपिंग्स हो रहे थे, क्या सब हो रहा था. What strategy did the state apply? Encounter. हाँ, अब तक 56 हमने नाना पाटेजी कर देखा है. तो now is that rules based? It is not. सफाया करने के लिए, उसको ऑर्डर लाने के लिए they had to do it. देखो, आप सब कुछ साफ चाहते हो, लेकिन साफ करने के लिए हाथ गंदा करना पड़ता है. ये आर्ग्यूमेंट ये एक होता है. तो that argument was used कि हमको ये साफ करना है. और बिकॉज आवर लीगल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि तारीख पे तारीख हो जाती है, लोग रिहा हो जाते हैं, बेल मिल जाती है, वापस वही काम शुरू हो जाता है. तो वो शॉर्टकट करने के लिए एक पॉलिसी, माने अनटोल्ड पॉलिसी ऑफ लेट्स यूज एनकाउंटर, एंड उन्होंने काफी लोगों को बट दैट डिड एंड, इट हेल्प्ड इन एंडिंग the underworld. क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए. नहीं, मतलब बात तो सही कर रहे हैं आप, ऑफ कोर्स, बट एक्सट्रीम स्टेप्स लेने भी चाहिए, नो डाउट. बट मुझे नहीं लगता कि इन दैट रिस्पेक्ट वेदर ये सॉर्ट ऑफ सिनारियो में, वेदर व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्री, सी अगर कुछ आप क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके weapons distribute हो रहे हैं globally, और even basically if it's trading of all of these illicit narcotics और ये सब जो already criminal activity और उसके against में कोई excessive force use करे, तो मुझे नहीं लगता कि that is still somewhere justifiable. Of course, lies सब जगह lose हो रही हैं, but at least you have something on your side कि they are doing something. But directly invading nations, directly doing that, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ी सी it's a double-edged sword. तो अभी अब फिलहाल इसमें क्या है, हम जो मुंबई की बात कर रहे थे, इट वाज मुंबई पुलिस व्हिच वाज एक्टिंग एज टेकिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेप्स टू टैकल द सिचुएशन. राइट रॉन्ग वी विल नॉट डिबेट ऑन इट नाउ, वो अलग टॉपिक ही बन जाता है. अमेरिका कहता है आई एम द ग्लोबल पुलिसमैन, ओके, सो मन कहता आ रहा है आई एम द ग्लोबल पुलिसमैन, करना पड़ता है. ओके, अभी उसमें अभी आप मादुरो का केस पे देखिए, वेनेजुएला में एलिगेशन है कि आप इलिसिट नारकोटिक्स भेज रहे हैं टू अमेरिका. तो वो पहले शुरू किया कि जो बोट्स जा रहे थे उनको उड़ाने का काम शुरू किया. उसके बाद कहा कि आप लेजिटिमेट चीफ प्रेसिडेंट है ही नहीं, आप तो हार गए थे, आपने इलेक्शन रिग किया था, कोई और जीत गया था, लेकिन हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो यू आर नॉट अ प्रेसिडेंट. तो वी आर नॉट ओब्लाइज टू गिव यू द डिप्लोमेटिक वेवर जो मिलते हैं डिप्लोमेट्स को, वी डोंट हैव टू गिव यू दैट. तो आए, पिकअप किया, चले गए, लेकिन 100 लोग मर गए. ठीक है, मोर में भी. तो वो कहते हैं ठीक है, कोलैटरल डैमेज. कोई और ये देश, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस पे मुझे पूछना भी था, कोई भी और देश अगर ये करता, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को, जो चाहे वो रिग करके आए हैं या जो भी है, ही सिटिंग प्रेसिडेंट, ही और शी, कोई भी और देश करता, तो उनके बारे में कुछ लोग बोलते कि नहीं? एब्सोल्युटली 100%. लेकिन दैट इज व्हाट वी आर रिटर्निंग टू, द माइट इज राइट. ठीक है, आई डोंट थिंक वी आर रिटर्निंग टू दैट ऑर्डर कंप्लीटली, बट एक स्टेप बैकवर्ड तो चले गए हैं कि, एंड स्पेशली अमेरिका का हमेशा ऐसा ही हुआ, रुख हुआ है. एंड इसमें हकीकत ये है कि द वेस्ट एक्चुअली इज इन्वॉल्व्ड होल हार्टेडली इन ऑल ऑफ दिस. इतने साल आप जो रुक कर रहे थे, इट हैज हैपेंड अंडर लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स, राइट? ही इज नॉट द ओनली वन. यस. व्हाट हैज द वेस्ट डन? नथिंग. ताली बजाई है, कहा है कि ठीक है, इट्स फॉर ग्लोबल गुड, फॉर डेमोक्रेसी. आप बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो एलिगेशन क्रिटिक्स करते हैं, कहीं ना कहीं वो सही निकलता है कि दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, और उसके लिए तब रूल्स आर नॉट अप्लाइड.
ग्रीनलैंड की बात नहीं आई थी तब Right. तक ये लोग तो सब वेस्ट में यूके वूके बोल रहे थे ठीक है हम्म, यू नो अभी फिलहाल इजराइल ने अटैक किया ईरान। ईरान पर हम्म, आई फॉरगेट विच वेस्टर्न नेशन आई थिंक इट वाज यूके मगर उन्होंने क्या कहा वी अर्ज ईरान टू शो रिस्ट्रेंट अरे भाई मिसाइल फेंक रहे हैं आप इसके देश पे ही इज बॉम्बिंग ईरान और ये कह रहे हैं ईरान को शो रिस्ट्रेंट इजराइल को नहीं कह रहे कि भाई आप भी रिस्ट्रेंट दिखाए ना राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हिपोक्रेसी एक्चुअली ट्रंप ने एकदम एक यू नो ही हैज कंप्लीटली एक्सपोज्ड इट एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग एंड लाफिंग लिटरली बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड आल्सो इन द लास्ट 80 इयर्स इज रूल्स बेस्ड ऑर्डर में ईयू एक 52nd स्टेट बन गया है आई मीन 52nd एक्चुअली इज 50 ना अमेरिका इज 50 तो 51 इज यूके 52 इज ईयू हाँ एक वैसल स्टेट बन गया है वो नहीं तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं नहीं तो अपनी यू नो मिलिट्री सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इट्स बिकम अ वैसल स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयरफॉर जब तक वो कर रहे थे कुछ भी ठीक था अभी माने घर पे हाँ घर पे हो रहा है सब कुछ तो वो घबरा गए कि क्या हो रहा है दिस इज नॉट राइट तो बट ग्रीनलैंड इंटरेस्टिंग है ग्रीनलैंड पे बात करते हैं एक्चुअली ये इजराइल का जो आपने बोला ईरान के साथ में भी वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली आना चाहता हूँ बट लेट्स स्टार्ट विद ग्रीनलैंड फर्स्ट तो ग्रीनलैंड के लिए जब भी ये डावोस में भी अभी ऑफकोर्स स्पीच ट्रम्प ने दी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच दी और ग्रीनलैंड के बारे में काफी चर्चा की उसके बारे में फर्स्टली अकॉर्डिंग टू यू ग्रीनलैंड ट्रम्प को क्यों चाहिए ट्रम्प को इसलिए चाहिए क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक प्लेस इन द इयर्स टू कम जो आर्टिक रीजन है हम जो ग्लोब को थोड़े ऊपर से देखेंगे तो एक्चुअली वो काफी छोटी जगह है इक्वेटर देखे तो बहुत लंबा होता है लेकिन जो क्योंकि ये ग्लोब है तो आर्कटिक जो रीजन बन जाता है वो काफी ऐसे हो जाता है कि आपके व्यूअर्स के लिए ऐसे होगा तो उस एरिया में अभी इस साइड पे हो गया मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ ये ठीक है ये हो गया रशिया उसके वो साइड पे है अमेरिका अलास्का सॉरी रशिया यहाँ तक है अलास्का यहाँ है जो आपके ट्रम्प कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू बी नेबर्स ऑफ यू नो चाइना एंड रशिया अरे आप नेबर्स ऑलरेडी हो माने जो आई फॉरगेट द स्ट्रेट बिटवीन द टू मगर जो स्ट्रेट जो एक दरिया जा रहा है very small area of water between Alaska and Russia is so close. I mean, it is almost closer than India and Sri Lanka. So it's a very very narrow strip. Our neighbors ho already. I mean, they have their nukes, their everything. Just you know, they can do anytime. So they're already neighbors. But the strategic location of this thing gets important because Alaska यहाँ है, फिर कनाडा आ जाता है, और फिर ग्रीनलैंड यहाँ है, और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहाँ आ जाते हैं तो ग्रीनलैंड इज इन द आर्कटिक रीजन कंट्रीज अभी आहिस्ता आहिस्ता के ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से बिकॉज ऑफ दैट आर्कटिक जो आइस है और स्नो वो मेल्ट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द नेक्स्ट 50 years 100 years वी डोंट नो व्हेन बट ये जो एक समुंदर जो पूरा टाइम क्लोज होता था वो ओपन अप हो जाएगा उससे ट्रेड कर पाएंगे व्हाई इज ट्रेड इंपॉर्टेंट बिकॉज 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैपेंस बाय द सी फ्लाइट्स में बहुत कम आता है क्योंकि ज्यादातर तेल आपके 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 आर्म्स आपके एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम सी उसके लिए कंट्रीज नीड नेवीज टू मैनेज दैट वो कहते हैं यू नो पर्टिकुलर टर्म होता है ब्लू नेवीज यू नो बेसिकली so उसकी वजह से you can control you need to have a strong you know naval might to be able to control the you know the seas that is why India has become now you know very strong you know has a very strong navy you know aircraft carriers submarines and we are still going ahead and making it stronger because you need a blue navy तो इतने साल हम देख रहे थे कि जो ट्रेड हो रहा था वो सुएज कनाल से हो रहा था या थ्रू पैनामा कनाल ठीक है अब एक नया रूट आ रहा है बिकॉज दिस इज ओपनिंग अप तो एशिया से यूरोप
it can all go very quickly. Europe or Americas, it can go very quickly through the Arctic. Right. Also, रशिया का सबसे ज्यादा you know, I would say all their naval ports और सब कुछ बहुत नॉर्थ में है. So this is already a very militarized region. Got it. तो because अभी आइस मेल्ट हो रहा है तो एक डर है कि कहीं रशिया ना आ जाए, रशिया को भी डर है कहीं यूएस ना आ जाए. Right. हमें डिप्लॉयमेंट वहां से काफी तो इजी हो सकता है. ग्रीनलैंड becomes like a gateway. तो he wants to, there are several reasons actually. ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पहले तो उसकी वजह से आइस शीट जो है ग्रीनलैंड के ऊपर वो मेल्ट हो रहे हैं. माना जाता है कि ग्रीनलैंड हैज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ रिसोर्सेज, रेयर अर्थ्स एंड मेनी अदर थिंग्स. आई थिंक आउट ऑफ 50, आई थिंक अबाउट 30 तो कुछ आंकड़ा है कि दे हैव व्हाट ऑलरेडी. नाउ दैट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. आपके एयरक्राफ्ट से पकड़, आई मीन फाइटर जेट से पकड़ लो टू योर ईवी कार्स एंड बैटरीज, माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर द एआई वर्ल्ड, जो भी होगा एवरीथिंग इज देयर. तो ही वांट्स रिसोर्सेज. So one, controlling trade routes or keeping enemies like China and Russia out. One, you want the land itself because of the rare earths. लेकिन ये सब हासिल करने के लिए आपको you don't have to take over Greenland because आपके साथ already नेटो है और नेटो में आप है और आपके साथ काफी bilateral agreements है with डेनमार्क के आपको जितना भी आप यहाँ मिलिट्री चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं. इनफैक्ट 1950s तक 60s तक दे हैड अबाउट आई थिंक 200 बेसेस. आज एक हो गया है बिकॉज द वर्ल्ड ऑर्डर हैड चेंज्ड. कोल्ड वॉर के बाद रशिया वाज नो लॉन्गर अ पावर. आफ्टर द सोवियत यूनियन ब्रोक अपार्ट, रशिया वाज नॉट सच अ बिग पावर इन द वर्ल्ड. सो देन अभी उन्होंने एक बेस कर दिया था क्योंकि जरूरत ही थी नहीं तो क्यों रखे इतना. अभी दैट कोल्ड वॉर एरा चला गया था तो यू डिडंट नीड सो मेनी बेसेस इन ग्रीनलैंड. तो वो भी सिक्योरिटी एंगल तो है ही नहीं. कोई भी माने डेनमार्क भी बोल रहा है, नेटो भी बोल रहा है, ऑल नेटो कंट्रीज के चाइना का कोई भी वेसल वहां नहीं है, रशिया का कोई भी बना. तो दैट माने आ सकते हैं, हाँ कोई भी आ सकता है वो तो है, लेकिन अभी भी फिलहाल कोई नहीं है. दैट इज अ कंप्लीट it's a lie. What is true is that this is at an important location. It has rare earth, so they may want access to it. But what they already have access. They already have. They can get all their companies working. Please come. Yes, but उनको पूरा एक single access उनको control करना है, so that they can also decide फिर कि दूसरे किसी और नेशन को हमें अगर सप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं. बिकॉज अगर नेटो कंट्री वो भी पॉसिबल है अंडर द अग्रीमेंट्स. दे डोंट हैव टू हैव द लैंड. बट वो कहते हैं ना कि आई कांट बी अ टेनेंट, आई हैव टू बी अ ओनर. टिपिकल देखिए वो उनके लिए जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, इट्स लाइक अ ग्लोबल मॉल. वहां एक ग्लोबल मॉल में हर एक देश को एक रूम, एक शॉप दी गई है. Some people have a bigger shop, some people have a smaller shop, और आप रेंट भरते रहिए. और मुझे आपसे जो भी लेना है मैं आपसे लेता रहूंगा. और मॉल उनको चलाना, मॉल ओनर वो है. तो उनका हर एक जो ट्रांजैक्शन होता है, इट इज सो इन हिज न्यू. हम वापस वो मेन टॉपिक पे आते हैं, इज हाउ डज ही डील विद दिस न्यू वर्ल्ड. उनको चाहिए कि डील्स बेस्ड ऑर्डर में यू आर टोटली फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म. आपको अभी फायदा क्या आ रहा है, मैं मेरे नागरिक को क्या दिखा सकता हूं. आई हैव टेकन ग्रीनलैंड, लुक आई हैव इंक्रीज्ड द टेरिटोरियल width and size of United States. No president could do that. So एक बड़ा नाम हो जाता है उनका कि उन्होंने कर दिया. और सोचिए, मुझे बताइए, हम 2011 की बात करते हैं, अन्ना मूवमेंट तब हुआ था. आपको क्या याद तब हुआ था, बताइए क्या याद है आज. अन्ना, मैं बताता हूँ, एक बाबा रामदेव ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, याद है आपको? आई थिंक सो. याद तो नहीं है, स्टेटमेंट याद नहीं है, बट आई नो एग्जैक्टली. क्या याद रहेगा कि ट्रम्प ने क्या बोला था अभी. ये जो अजीब भाषा में बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल, condescending, arrogant, crass, किसी को कोई याद नहीं रहने वाला है.
ग्रीनलैंड आ गए अमेरिका में, वो याद रहेगा। वो याद रहेगा, तो एक लेगेसी भी बन जाती है अपनी। ट्रू। तो वो एक तरह से, तो बेसिकली एक लेगेसी का भी उनका एक आई मीन उनके पास दुनिया में सब कुछ है, क्या नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो अपना नाम बना चाहते हैं कि भाई रिस्पेक्ट बनाओ, तो वो क्रूडली जाएंगे, अरे गिव मी द नोबेल प्राइज, यू नो। अपना नहीं मिला तो किसी और का ले लेंगे, देखो मुझे मिल गया। माने कुछ भी करते हैं। तो बेसिकली एक लेगेसी बन जाता है कि देखिए इतना बड़ा ट्रम्प कोई भी डेमोक्रेट से प्रेसिडेंट कर नहीं पाए, ओबामा whom he hates could not do, बाइडेन could not do, none of the रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स could do, वो मैंने कर दिया। ये पहली बार होगा। ये इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट जो आपने बोला कि ही इज एक्चुअली टेक्निकली अगर देखने जाएंगे तो ही इज वेरी फियर्ड इन टुडेज डे एंड एज बिकॉज ऑब्वियसली ऑल द माइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट रिस्पेक्ट इज नॉट समथिंग व्हिच यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। सो वो एक काफी इंटरेस्टिंग है। बट ग्रीनलैंड पे ओके, यू आर सेइंग कि ये सब है, अभी ग्रीनलैंड के लिए नेचुरली डायवॉस में भी उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो फोर्स यूज कर सकता हूं बट मैं करूंगा नहीं और कभी भी नहीं करूंगा। तो क्या वो रियली फोर्स यूज करेंगे, आपको लगता है? देखो ये ट्रम्प है, ओके, ही इज नॉट इन हिज डील बेस्ड ऑर्डर, आप जो कहते हैं उसका कोई दैट इज ऑलवेज चेंजेबल, ठीक है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर में एक बार बोल दिया तो वो दैट वर्ड हैज कीमत है। हाँ, यहाँ कोई जबान की कीमत है नहीं। और वो क्या करते हैं, देखो ये टिपिकल नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। मैं आपको बोलता शुरू करता हूँ, भव्य आप मुझे आपके दोनों हाथ, मैं शोले का वो बन जाता हूँ, दोनों हाथ और दोनों पैर दे दीजिए। आई वॉन्ट फॉर माई सिक्योरिटी आई नीड बोथ योर आर्म्स एंड लेग्स। तो आप बोलेंगे भाई दे आर नॉट फॉर सेल। तो मैं बोलूंगा ठीक है, यू नो इफ यू डोंट गिव मी, मैं अब आके काट दूंगा। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप हॉस्पिटल जाइए, एनेस्थीसिया लीजिए, काट के मुझे दे दीजिए। आप वो नहीं करेंगे मैं तो मैं बिना वो सब कर दूंगा। अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, पर हमें चाहिए, ये हमारा है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलेंगे मगर इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आप वही बोलते रहेंगे ना। तो वही तो डेनमार्क और नेटो और ग्रीनलैंड बोलते इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन अब हुआ क्या है कि उन्होंने इतना डरा दिया उनको, और टाइमिंग देखिए, पहले वेनेजुएला होता है, उसके बाद तुरंत ये माने लोग बात करने लगते हैं, ये डेनमार्क की बात शुरू हो जाती है। तो एक लोगों के एनीबडी ह्यूमन नेचर होता है कि यू गेट स्कैर्ड, ओके। और माने द अनथिंकेबल हैज हैपेंड दैट यूनाइटेड नेशंस हु इज द security provider, the protector of the NATO countries has now become the predator. माने जो आपको रक्षा दे रहा है वो वही राक्षस बन गया अभी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग इतने स्कैर्ड हो गए हैं दैट आई मीन दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ हिम। सो अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, आई एम रिमूविंग टैरिफ्स, जो उन्होंने एडिशनल 10% डाल दिए थे कि जो भी इसको अपोज करेगा टैरिफ, तो यू वेपनाइज टैरिफ्स, नहीं करोगे ठीक है, एक इकोनॉमिक पेन। तो हाउ डू यू डील विद दिस गाय? तो उन्होंने अभी क्या कर दिया कि लोग कह रहे एक ही इज बैक डाउन कि अभी मिलिट्री नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ही ऑलरेडी गॉट व्हाट ही वांटेड। ही नेवर वांटेड योर हैंड्स एंड लेग्स, ही वांटेड समथिंग एल्स। तो निशाना कहीं और होता है, और जो मैंने आप एम कहीं और करते हैं, आपका निशाना कहीं और होता है। तो उनको चाहिए था कि बेसिकली यू गेट एक जो आयरन डोम है जो इजराइल का, ऐसे ही एक गोल्डन डोम है अमेरिका के लिए। तो वहां उनको टोटली अनमॉनिटर्ड एक्सेस मिले फ्रॉम डेनमार्क। आई थिंक एक जो डील हुआ था उनके बीच बहुत सालों पहले, on the basis of which they could come, was that you will not bring nukes here. But they had brought. So ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अभी उनको एक फ्री हैंड चाहिए कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। जो रेयर अर्थ्स मिलेंगे they'll have first access to that American company, वो भी उनको मिल गया। तो I don't need Greenland now, तो जो चाहिए था वो मिल गया आपको। तो आप मैंने शॉक एंड ऑ टैक्टिक्स, मैंने स्टार्ट विथ आस्किंग फॉर योर होल बॉडी, मैंने अजीब सा एक सिचुएशन डाल दीजिए, ना ही बोलेंगे, फिर आप वो अजीब से
लेस अजीब पे आ जाते हैं, lesser तो expectation. वो आपको लगता है भाई वो पागल है, चिक इसको ये दे दो. हाँ, right. That's what has happened. अनरीजनेबल डिमांड करके फिर बाद में जो छोटी सी चीज अपनी काम निकलवाना है वो निकलवा देते. तो ये वो समझते हैं एक बहुत बड़ा नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है, बट इट डजंट वर्क लॉन्ग टर्म. ये शॉर्ट टर्म में ये सब चलता है. डू यू थिंक कि अगर ट्रम्प ऑब्वियसली ये टर्म के बाद जब भी चले जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विद अ न्यू प्रेसिडेंट कमिंग इन NATO might open the door again of this conversation, or Denmark might and say that we want to reverse this? ये जो यूएस में इलेक्शन हुआ तो वी डोंट नो. ये कह रहे हैं ये तो ही वांट्स टू बी, आई मीन द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड. अभी तो पीस बोर्ड को भी बात कर रहे हैं कि यूएस में आई कैन नॉट, आई मीन आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो कहते हैं कि दे डोंट वांट इलेक्शंस, सो ही विल बिकम समथिंग लाइक यू नो शी जिनपिंग और पुतिन और जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट रहे, और यू नो लाइक टर्की में जो एर्दोगान है, जो दे कंटिन्यू फॉर 20 years बिकॉज ही आल्सो नोज 4 years में क्या होगा. एक माने एक जो भी कहे एक डिसएडवांटेज तो होता है. 4 years में देखिए पहला साल आप काम करते हैं, दूसरे साल में आपको जो वो सोच रहे हैं अभी मिड टर्म्स का सोचना पड़ता है. राइट. थर्ड ईयर में आप काम करते हैं, फोर्थ ईयर में आपको लेम डक बोला जाता है, कुर्सी बचानी है. फोर्थ ईयर में आपको लेम डक बनाया जाता है. तो यू आर नॉट, कोई आपकी सुनती नहीं, तो क्या काम करोगे. दिक्कत है, देयर आर इश्यूज, बट दैट डजंट मीन यू से नो मोर इलेक्शंस, या आप अपने आप को यू नो द मैड ग्लोबल किंग बना दो ना. एक एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इज दैट डावोस के उनके स्पीच में उन्होंने बोला कि मेरे 1 साल के ये वाले सेकेंड टर्म में मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, चाहे वो इन्फ्लेशन को नीचे लाना हो, चाहे वो डेफिसिट कम करना हो, चाहे ग्रोथ और डेवलपमेंट करना हो, ये सब मैंने 1 साल में लास्ट किया है, जो पहले बाइडेन या उनके पहले ओबामा किसी ने भी नहीं किया था. इज दैट ट्रू? आई मीन इकोनॉमिक ग्रोथ आई थिंक हैज रिमेन्ड एट अबाउट 2.5%, which is almost in that term almost what all other presidents achieved. He had pegged at 4 to 6, so it was much lower than that, but yes, it is almost as similar to other presidents. About inflation, हाँ उन्होंने कम किया है. एक्चुअली इन्फ्लेशन उनका बढ़ गया था, कोई सप्लाई चेन्स जो कोविड के बाद जो इम्पैक्ट हुआ था वो बंद हो गए थे, तो उसकी वजह से माल आ नहीं रहा था, तो प्राइस सब बढ़ रहे थे, तो उसके वजह से और काफी अदर स्टेप्स लेने से वो कम आ गया. आई थिंक इट रीच्ड अबाउट 2.53, यू नो, बिटवीन देयर समवेयर. तो ये दो चीज हुए हैं. वन थिंग जो उन्होंने कहा था कि मैंने आई हैव नॉट स्टार्टेड एनी न्यू वॉर, दैट इज ट्रू. ही डिड नॉट स्टार्ट अ न्यू वॉर. देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स, यू नो, व्हिच व्हेन वन असेसेस हिम वन वंडर्स as to what his successes were then, and one was the Abraham Accords जो हुए थे between Saudi Arabia and Saudi Arabia and Israel and UAE and Israel. They are very major, you know, this thing, steps which he had taken. There is no denying that. At the same time, you know, insisting to NATO that boss आप पैसे दीजिए, मैं सिक्योरिटी के पूरे पैसे दे रहा. Of course वो तो इतने एक्सैलरेट करे जैसे कि वो ऑलमोस्ट मुफ्त हो रहा था. अमेरिका वाज पेइंग अराउंड 20-25%, द रेस्ट 75 दे वर पेइंग, बट वो कह रहा है आप बढ़ाओ, मैं इतना क्यों भरूं आपके लिए, which probably was one of the fairer arguments one can put it. और एक था about his, I felt at least, about that controversial wall which he made. I don't think open borders really work in a neighborhood which is troubled. माने आप देख रहे हैं कि इतने गरीब लोग साउथ अमेरिका से, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका से आ रहे हैं आपके देश में, तो आप how are you stopping them? That's very, have to do something. Yeah, you have to. That's a very basic thing. I'm not against migration happening. लेकिन to be against you know, any illegal immigrant with any record coming in without any vetting, वो आई थिंक एक बहुत नेगेटिव परिणाम हुआ है इन अमेरिकन पॉलिटिक्स. एंड दैट इज व्हाई आप देख रहे हैं कि देयर इज आल्सो, यू नो, वोटिंग हैपनिंग विदाउट आईडी कार्ड्स. I mean, how does that happen? It doesn't ever happen in India in a normal sense. In the normal sense that really happens. Then of course all these, you know, different economic
racial backgrounds जो होते हैं of groups coming in, they have, you know, they cater to certain vote banks of certain politicians, certain Right. parties. So it's all very, very, you know, connected. And of course, there is this whole, you know, worry about Indians there. You know, कि what's going to happen with India के जो हमारे one of the, you know, best communities in United States जो माना जाता है, they earn well, वो सरकारी welfare बहुत कम लेते हैं, तो they are contributing also there and they are not dependent on the state also, आत्मनिर्भर है. लेकिन काफी लोग पूछते हैं कि will he turn ultimately on all of them, you know, क्योंकि एक sentiment आ गया है कि this is not just about, you know, this is not just about, you know, a few illegal migrants. This is about migration, and this is about people, this is about, you know, racial differences. This is about the white man actually. Yeah. कि मतलब अमेरिकन्स के अलावा और कोई भी हो तो नहीं होने चाहिए. And that's exactly what one of the, again, what's true, what's not true, but your viewers can Google and research or do a AI search on all of this. But it was this whole project 2025 it was. And what they were pushing there was, you know, this, you know, a policy where they could have a policy or a, you know, a way where they could, the end goal was a white nationalist Christian state, where you don't have the brown, black, you know, and other races there. They want white people. That is where, you know, Trump is pushing. So many argue today, आप सोच रहे हो कि खाली सिर्फ illegal को कर रहा है, कल कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी कर रहा है. H1B वीजा को इतना महंगा कर दिया तो ऑलरेडी कम लोगों को कम कर रहा है, फिर इतना परेशान कर देगा आप रहना ही नहीं चाहेंगे. फिर कैसे अमेरिका चलेगा विदाउट ऑल दोस पीपल? दैट्स अनदर रियलिटी चेक ऑन ऑल ऑफ दिस. तो हाँ, उनके इरादे क्या है, उनकी टैक्टिक्स क्या है. आई थिंक 2026 is going to show us what all you know, he can do, and he will be going, I think. बहुत सारे रूमर्स ऐसे भी हैं हवा में कि ये कर रहे हैं ये सब चीजें वेनेजुएला के ऊपर, ऑफ कोर्स ग्रीनलैंड के ऊपर, नेचुरली ऑल ऑफ दीस टैरिफ वॉर जो वो कर रहे हैं आल्सो एप्स्टीन फाइल्स से रिलेटेड, कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम बहुत बार आया है बिकॉज दे वर वेरी क्लोज, एंड उसके खुलासे की वजह से, उसको छुपाने की वजह से ये सब चीजें की जा रही है. Is there any weight to this? I mean, देखो कितना सच है एप्स्टीन फाइल्स में, नहीं है, क्या ऑनलाइन आता है नहीं आता है, बहुत मुश्किल है कहना. लेकिन yes, it is a one of the strong reasons that, you know, क्योंकि there are a lot of claimants के उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी. I mean, आपको याद है जब इलॉन मस्क और उनका, you know, स्प्लिट हुआ था, तभी उन्होंने वही ट्वीट किया था कि he's there in Epstein files. फिर उन्होंने बैक, you know, withdraw कर दिया. लेकिन yeah, it is, I mean, let's not go into the details of it, but it's very sordid. Yes. And there's a high possibility कि वैसा हो सकता है. There is a possibility, and you keep using diversionary tactics at your convenience, and especially because there are midterms जो होने वाले हैं, तो तब तक मामला, you know, मैनेज हो जाए, उसके बाद वापस it doesn't make a difference. तो ये एक sort of, sorry to cut you, ये एक type of fashion technically बन गया है in most of the global leadership sort of a power में. जैसे for example कहते हैं कि इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल भी technically speaking, of course नेतन्याहू जो है उनके भी कहते हैं कि बिकॉज जो भी उन्होंने वॉर छेड़ी है, ऑफकोर्स गाजा में, फिर उसके आगे ईरान में, सीरिया में भी अभी ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी सारी छेड़खानी की है, तो ही इज़ नॉट वेरी पॉपुलर विथ हिज ओन पीपल. तो कहते हैं कि जैसे ही वो वॉर बंद होगी तो देन इलेक्शंस होंगे, और जैसे इलेक्शंस होंगे तो वो हट जाएंगे. तो इज दीज आर टैक्टिक्स जो काफ़ी कॉमनली यूज हो रही हैं, काफ़ी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स. यस, एब्सोल्युटली. देखिए पहले क्या होता था कि जब we are in the world of only newspapers, आपको खबर मिलती थी एक दिन बाद. कई लोगों, मैंने आई एम टॉकिंग ऑफ से 50 60, तभी न्यूज़पेपर भी इतने नहीं थे, तो आपको खबर मिलती ही नहीं थी. देयर वाज नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन.
जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं क्या हो रहा है देश में, तो आप आम आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? ही डजंट हैव एनी ओपिनियन। हाँ, उसको खाना मिल रहा है, उसको राशन मिल रहा है, उसको उसकी पड़ी है। ग्लोबल मैटर्स में क्या हो रहा है कुछ भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड। टुडे your people are reacting every second, so you are forced to react as leaders because you have no other way of you know countering what's happening, the narrative. तो उसमें diversionary tactics are very very common, extremely common. You're right, every country uses it actually. Because information is spreading so fast, opinions are forming so fast that it could change your fate very quickly, so yes, absolutely. Yeah. So that's why we come back to हम Epstein file की बात करते हैं. I mean, it's one Pandora's can say box. The least one can say there is some strong suspicion at least. Got it. ये world power and world order की आप बात कर रहे हो, then naturally I think for the last, I would say at least like a century, or especially after the World War II, of course dominant naturally United States ही रहा है, and उनके जितना ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल वॉचडॉग सॉर्ट्स कोई रहा नहीं है. बट अभी ऐसा लग रहा है कि चाइना हैज लाइक वेरी गुड एम्बिशंस, एंड बिकॉज ऑफ उनके भी एम्बिशंस की वजह से थोड़ा सा वो पावर शिफ्ट होना शुरू हुआ है, एंड दैट दे कुड टेक्निकली चैलेंज दैट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. दे आर चैलेंजिंग, वही तो दिक्कत है. एंड देयरफॉर एक ट्रम्प का जो आई मीन इट इज सेड दिस इज थिंकिंग दैट you have your own spheres of influence, own hemispheres of influence. So China can do whatever they want in Asia, Russia can do whatever they want in that halo, that sphere, and US, should do whatever they want to do in the Western Hemisphere. Western Hemisphere includes Europe and South America and all of that. So they are not bothered about Africa में क्या हो रहा है and all of that. Also, what happens with जो एक अच्छी चीज हुई है, लेट मी से विद द रियल बेस्ड ऑर्डर वर्सेस द डील्स बेस्ड ऑर्डर. रियल बेस्ड ऑर्डर में एक वेस्ट को, अमेरिका को, हर देश में डेमोक्रेसी थोपने का एक बड़ा लेट्स टू नेशन बिल्डिंग डेमोक्रेसी. आई थिंक दैट इज द ओनली communism and authoritarian this thing was like you cannot go through that. America had all the time in the world to go through civil wars. क्या सब हुआ है वहां before they became a civilized nation. सुपर पावर था बहुत बाद में, लेकिन before they even became civilized, before they were taking a bath every day, many of these countries like Iran and all are हजारों साल पुराने हैं. हमने आपको उन्होंने क्या सब नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन उनका एक गवर्नेंस सिस्टम अलग है. ठीक है, I'm saying I'm not going to be commenting. Not everything Iran does is right or Taliban does is right, but trying to go down there and put democracy down people's throat when they're not ready for that is not probably the best thing to do, and you learned it the hard way many times over and over again. And therefore एक चीज जो ट्रम्प ने की है, he is not doing that. डेमोक्रेसी का शब्द आता ही नहीं उसके मुंह में. He is not bothered about ethics, he is not bothered about global standards of diplomacy. He is not bothered about who is a bad country, who is a good country. All he is देखो जॉर्ज बुश ने कहा क्या, either you are with us or against us. Axis of good versus the axis of evil. माने आप गुड और बैड में वर्ल्ड को डिवाइड कर देते. ट्रम्प ने वो नहीं कह रहा है. देखो, you are all either vendors, you are either you are seeking rent from me, you are service providers, you are doing something with me. You are not, nobody is, I can talk to anybody, I can work with anybody. वो कहाँ पहुंच गए? नॉर्थ कोरिया भी पहुंच गए. Okay, he called Putin to Alaska, met him there. He doesn't care. He meets Xi Jinping, says I'm very good with him. उसको हर सबसे दोस्ती करनी है, because he says I don't believe in this good and bad, I believe in deals. What can you give me, what can I give you, that's it. And he wants more out of you. Rules based order में win-win होता है. He here is win and you lose. So but he can, with his might, with weaponizing the dollar, with using economic power, he can cause a lot of pain to people. That's what he's doing, for example, with India or many other countries. He cannot do that with China, because China
ने दिखा दिया भाई रेयर अर्थ्स है हमारे पास, रोक दी सप्लाई, सोयाबीन बंद कर दिया, वहां इम्पैक्ट शुरू हो गया यूएस में। तो हर चीज का एंड ही नोज दैट, तो ही सेज ओके, बड़ा रिस्पेक्ट दे देते। ये उनका भी एक मॉल है छोटा सा, करने दो जो मॉल में करते हैं, लेकिन मेरे साथ भी जुड़े हैं, तो यू नो वी विल डील विथ हिम। बट यही लैंग्वेज क्या डज ट्रम्प अंडरस्टैंड वही लैंग्वेज? क्योंकि यूजुअली जब भी लाइक अ बुली, राइट, कोई अगर आपको आके प्रेशर डालता है और आप डर के सहम के बैठ जाते हो तो देन वो और करता है। पर जब भी आप खड़े होके उसे थोड़ा सा और रिस्ट्रेंट दिखाते हो कि भाई मैं भी कर लड़ूंगा अगर तू करेगा तो मेरे साथ, तो देन ही विल रिस्पेक्ट यू मच मोर। दैट इज ओनली इफ यू हैव समथिंग टू Something लेवरेज। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू लेवरेज, माने आप बोलते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। चाइना जब बोलता है तो ही नोज कि ये उनके पास है। जब रशिया बोलता है ही नोज दे हैव सम लेवरेज। ये हिपोक्रेसी देखिए जो हमारे यू नो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बहुत यू नो ही एक्सपोज्ड इट वेरी क्लियरली दैट जब व्हेन यूरोप इज इन ट्रबल then the whole world must look up to Europe's troubles and you know go out to them. When the world is in trouble, you know Europe is not bothered. So hypocrisy देखिए कि Europe is still taking gas from Russia, you know all of that is happening, but हम तेल देते हैं वो आप नाराज है। और हमारा तेल जो रिफाइन होके कहाँ जाता है? हमारा जो we get crude from Russia, we refine that crude, Europe जाता है। Why are you buying it? Should be right, you know, made in processed in India, but you know, origin country is you know Russia. तब आप बंद करेंगे। और हिपोक्रेसी देखिए कि हमारे जो उसमें जो डीजल बनता है वो कहाँ जाता है? That I don't know. यूक्रेन। Okay. Ukraine buys from us. So is Ukraine now funding its own war against itself? They are accusing India of funding the war against you know Ukraine, तो Ukraine should not buy diesel from us ना। तो देखो हम में सब नंगे होते हैं, and this is what Trump also his you know deals based order is exposing, that you know there are contradictions within a lot of things, but that's how the world runs actually. You know आपके घर में you don't agree everything with your parents or brothers sisters, हर एक का you know मतभेद होता है, लेकिन वे एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर कर देंगे, चिल्लाना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, जो भी करेंगे हाँ जो भी है ओके, अग्री टू डिसअग्री, वहां तक रुक जाएंगे। मगर उन्होंने क्या किया, इफ यू डोंट अग्री ठीक है 10% डाल दो, हाँ ही नॉट अग्रीइंग ठीक है उसको बॉम्ब कर दो, ठीक है उसको वहां से उठा दो। तो ये गुंडागर्दी है ना, थगरी। तो बट टेल मी वन थिंग, मतलब अगर हिस्ट्री देखें अगर आप टैरिफ्स की एज वेल, राइट, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा बायलैटरल में, एग्जांपल जस्ट बीइंग वेदर यू टेक इंडिया यूएस या आप अगर ले लो स्विट्जरलैंड यूएस या कोई भी, द लेवल ऑफ डेफिसिट जैसे जो हमेशा रहती थी वो काफी हाई रहती थी इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ्स दैट वर डिप्लॉयड ऑन कंट्रीज। वेरएज रिवर्स में जैसे इंडिया ने काफी सारे उनके टैरिफ इंपोर्ट टैरिफ्स डिप्लॉय किए हैं, तो आर दे ऑल्सो रॉन्ग कि अगर अभी वो थोड़ा सा उसे बढ़ाना चाहे तो इज दैट रॉन्ग? माने वो उनकी डेफिसिट कम करना चाहे वीजा वी, बिकॉज पहले जब इंडिया या स्विट्जरलैंड फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड अपने बेसिकली जो उन्होंने डावोस में भी बोला कि वॉचेस, लग्जरी वॉचेस ये सब जीरो इंपोर्ट या कम इंपोर्ट ड्यूटी पे बेचती थी, $41 बिलियन का उन लोग का डेफिसिट है फॉर सच ए स्मॉल नेशन। एंड इन्होंने इस पे, यूएस ने स्विट्जरलैंड पे कभी भी कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, वो टैरिफ उनको बेसिकली खाली बढ़ाना था सो दैट दे कैन रिड्यूस दैट डेफिसिट। तो उसमें गलत क्या है? बिकॉज इंडिया भी करती है, स्विट्जरलैंड भी करती है, सब कंट्रीज करती है। देखिए व्हेन ट्रम्प कहते हैं कि वी आर इन अ डेफिसिट, डेफिसिट डजंट मीन दैट अदर पीपल आर यू नो फूलिंग यू, एंड वो हमेशा वही कहते हैं कि यू नो दे आर लूटिंग फ्रॉम अस, यू नो that we are buying for them, they are not buying anything from us, right? I am not buying anything from you because you have nothing to sell anymore, and that's also his point कि हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, मगर आप क्या आईफोन बनाने वाले हो, आप क्या चप्पल बनाने वाले हो? Can your people do that? You are amongst the richest countries in the world. You cannot do it. It's the natural order of things कि जब आप
एक एक लेवल पे आ जाते हैं, अपने लोग नहीं करते, इसके आप लोगों को माइग्रेशन लाते हैं, माइग्रेशन से आप ये सब चलाते हैं, ठीक है। तो डेफिसिट होना भी, इट्स नॉट सम, it doesn't show your per capita income or your GDP, doesn't show anything. It just shows that I am importing more from you, from that particular country, which is then paying us in US dollars. वो डॉलर्स का क्या करते हैं हम? We use it as a global currency. That's a favor done to America, because why should we? Tell me, the biggest argument also is, why should American dollar be the the global currency? Because आपको इतना बड़ा एडवांटेज हो जाता है उससे कि आप छापते रहो, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का उनका इनका डेफिसिट हो गया है, बट इट इज गोइंग ऑन एंड दे कैन कीप प्रिंटिंग मोर. दैट्स तो इन रिस्पॉन्स टू द ट्रेड डेफिसिट वी आर सेइंग, ओके, वी विल यूज योर ग्लोबल करेंसी, but so we are using the global currency, dollar as a global currency. At the same time, we are investing back into the US with dollars. उनके जो bonds होते हैं उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उनके मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, so that it's all coming back. तो ये this whole but it says उनका जो एक माने नाइव और जो एक थोड़ा अनएजुकेटेड जो वोटर्स होते हैं उनके बहुत सारे हैं, उनको आप ये बोल दो कि भाई दे आर स्टीलिंग फ्रॉम अस, तो वो इमोशनल हो जाते हैं, तो ये करेंसी के बारे में आपने काफी इंटरेस्टिंग बात की एक्चुअली, बिकॉज डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी है, नेचुरली उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बट कंट्रीज लाइक ब्रिक्स नाउ फॉर इंस्टेंस, वो अपनी बेसिकली करेंसी थोड़ी सी ट्राई करी है डेवलप करने की. जैसे इंडिया रशिया जो है, उन्होंने भी अपनी, ऑफ कोर्स जब भी उन पे सैंक्शंस लग गए थे, दे डिसाइडेड और दे फिगर्ड कि अभी यूएस डॉलर में ट्रेड करना डिफिकल्ट होगा, सो दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग रूबल्स वर्सेस रुपीस का ट्रेड एंड थिंग्स लाइक दैट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इफ यू कैन वेपनाइज द डॉलर, मैं डॉलर से आपको परेशान कर सकता हूँ बिकॉज इट्स द ग्लोबल करेंसी, then it's hurting me only as my country India or whoever is using this thing. So जैसे अभी रशिया को सैंक्शंस कर दिए, तो दे कैन नॉट यूज द डॉलर, उनको जो स्विफ्ट सिस्टम है वहां से निकाल दिया, तो अभी हम इफ यू वांट टू ट्रेड विद देम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो हम रूबल्स में करते हैं, रुपीस में करते हैं, हमको तो ट्रेड करना है उनसे. देखिए, जो हम इंडिया क्या कह रही है यूएस को, आई एम योर पार्टनर, आई विल बी योर पार्टनर, आई एम नॉट योर वैसल स्टेट, I am not Europe, I am not UK. Okay. You treat me as your partner, I am good with you. You don't treat me as a partner, I'll look business elsewhere. So then that's what they don't like. They want to have control over your strategic autonomy. उन्हें नहीं चाहिए कि भाई कोई भी ऐसे मुंडी ऊपर करके थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे. You stay down, listen to what I say, I'll help you with whatever little you want. If you don't, then I will give you economic pain. I will back Pakistan, I will, back Bangladesh, create problems in your. आप सोचिए एक साथ इतने देश कैसे regime change हो सकता है, या ये, stoke, when I was small, actually, we used to always keep hearing our previous generation saying के, CIA का hand है, वो of course, it became government गिराने में, infamous that especially during Indira Gandhi's time, she used to also keep saying CIA का hand है, and became like and I used to always wonder, that time India and US were like, wow, I used to like, you had something, especially something like this, it was always made in USA, and you would, wow, made in USA. And over the years, that all went away, made in China हो गया. Okay. So what was the US's soft power? Real based order से आपको soft power मिलता है. That is the main thing. वो लंबा time लेता है. आप culturally influence करते हैं. I mean, look at Netflix content. Look at any content. American, this thing is huge. The American content creation. Their influence on the world is huge. What is CNN? What is BBC? They are all, influencing their own point of view. Where has India got that? Nothing, Al Jazeera started that, Russia TV started that, but they are still small. So soft power is very important, and they had that. And therefore, when we were growing up, by then we were not anti-America anymore. So all this, stories about CIA coming and doing all this were all like sounding very
suspicious. Yeah, and looking at that, they don't. अच्छे लोग ऐसे नहीं करते. Today, I think very differently. Yeah, I'm sure. I mean, they are everywhere. I mean, they are True. everywhere. Regime changes. I mean, what's happening in Iran now? What the allegation is that US is stoking that. नहीं चला. I mean, it doesn't look like there's going to be a regime change. Though he's sending the Armada, the US fleet is going there. So we don't know what's going to happen. But ये इंटरेस्टिंग है नेबरहुड एंड ऑल के बारे में बात करते हैं. लेट्स आल्सो कम टू एक्चुअली इंडिया, बिकॉज 2026 ऑफ कोर्स अभी शुरू हुआ है एंड इंडिया भी अपने आप को एक बहुत ही चैलेंजिंग सो कॉल्ड सिनेरियो में पाता है, जहां पे काफी सारे डिप्लोमेटिक प्रेशर्स उन पे बढ़ाए गए हैं. एवरी नेबर इज पॉसिबली जो थोड़े एलाइज थे आजू बाजू में वो भी शायद अभी थोड़े से काफी टर्न हो गए. ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश जो काफी अच्छे रिलेशंस थे, ऑफ कोर्स शेख हसीना जाने के बाद नाउ they've turned hostile in many ways as well. नेपाल as well थोड़ा यहाँ करते रहता है. तो वो पर्सपेक्टिव से मतलब यूएस के साथ भी अगर देखें तो अभी करंटली उनके रिलेशंस आई वुड से दे हॉट कोल्ड बिकॉज ऑफ द टैरिफ बैरियर्स. तो 2026 में जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए व्हाट डू यू थिंक is the overall like first of course is let's talk about Trump and India. Again, it's all extremely new territory, as you know, the even the government has been saying, because here is a person you are dealing with who has made diplomacy like an open book. I think just yesterday he put out Emmanuel Macron's message to him. Right, he did. So these are private things. Absolutely. You don't show everything, but that whole world has changed, and he uses everything to crack a deal, and what he does last he will leverage that for something else. So this is not how the rules-based order worked, which they only promoted. It's a new kind of diplomacy. Yeah, it's a new place. It's short-term, transactional. Basically what the US has done is 80 years of leadership, of goodwill, of global positioning and influence which they have. They have reduced all of that for global compliance now. आप comply करो और सब कुछ हो जाएगा. हमें I don't want global influence, global soft power. I'm not interested. I'm not interested in leadership. I want something tangible. Okay, not something which is rules based or democracy बन गए, nation building. I am not interested. I'm interested in the deal right now, in immediate terms. And from there, of course, we talked about how he pitches everything so high. India has put it at 50% डाल दिया है. उसके अभी कम कर देंगे. US आप बोलो यहाँ कम कर दो, इंडिया में प्रेशर डालो कहीं और, प्रेशर पॉइंट्स डालते रहेंगे. So that is exactly what's playing out. I mean, we all know what happened with Pakistan in that short war. That India put pressure so much that and especially at the last, I think it was 9th May or something, where we had bombed the hell out of Pakistani air bases, and they had no choice but to go to the US and say, listen, this is getting out of hand, please stop, and that's exactly what happened. But what Trump did was, before India could declare that a ceasefire had been reached, Trump announced it, and that's what irked India. That because India doesn't want a third power to be dealing here, and that thing brokered peace and all of this, and they're going to meet very soon and all rubbish, So he basically keeps irking people. Yesterday, what did he say? That United Kingdoms, when they went to Afghanistan and the soldiers were there, they played no role in the front lines. I think some 1,200 people, non-American soldiers, died in the front lines, or died. Out of that, some 400-500 are UK only. But he will now, another one. So you meddle, you provoke, irritate, then talk about. So it's a lot of things he does. Same thing with India. Now, but India is very clear. India is going to be the third biggest, economy in the world, with $3 billion above. And that is not a joke. It's a huge market. We are not going to give in to what he is demanding, which is, getting the, access in the agriculture sector and,
host of other things, want us to stop buying oil from Russia, wants us to stop, and reduce, what do you call, our military dependence on Russia. These are long-standing things which India has. Partnerships. तो ये इंडिया बदलने वाला नहीं है वो. तो दबाव तो रहेगा इंडिया के ऊपर. But is it bad in the long run for India? क्योंकि एक टैरिफ डील, क्योंकि ऑफ कोर्स चाहे आप माने या ना माने, आपको अच्छा लगे या ना लगे, इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इज द यूएस. एंड अभी ये ट्रेड डील जो है, ऑफ कोर्स इट्स अफेक्टिंग आवर बिजनेस एक्सपोर्ट्स. डेफिसिट अपना बढ़ रहा है, उसके वजह से नेचुरली जो डॉलर रूपी है वो भी ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट काफी हो रहा है. So is that healthy? It's going to hurt. There is no doubt. This man, you see, when this man believes in giving economic pain, he knows what he's doing. तो hurt तो करने वाला है, लेकिन you'll have to find new markets. सब लोग वही कर रहे हैं कि देखो कनाडा ने क्या किया ना, माने इतना बगल का देश है चाइना, अभी चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दी है कि आप ईवी लाएंगे, लंबरिंग में आएंगे, हर तरह का डील्स कर रहे हैं वो लोग. इंडिया को भी वही करना पड़ेगा. इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ. तो मार्केट बढ़ाना ही पड़ेगा, आप कुछ तो करना पड़ेगा ना. नहीं तो यू कांट गो ऑन विद पेन ना. अकॉर्डिंग टू यू, ये जो कह रहे हैं अभी थोड़े दिन में कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो ट्रेड डील जो अनाउंस होगी EU and India के बीच में, and of course they are general as well. I mean the Secretary General or the leader is also obviously invited here for a Republic Day, if I'm not mistaken. I could be wrong. I think of the EU this thing. Yes. So how important is that, and what do you anticipate in that deal? It's not a small market, the EU as one unit. So you can. You're getting, this was in the planning for a long time actually. It's not अभी नहीं शुरू हुआ है. तो वहाँ things like what we especially require, technology, research, raise things, military hardware, which Europe is very good at. Whatever Europe is good at, space partnerships, India will take from them. And what does India give in return? We open our markets to this thing, but they are done as in the world, in the rules-based order, not in Trump's this thing. So आहिस्ता आहिस्ता होने क्या वाला है कि, और एक्चुअली उनका नाम क्या है जो the lady, no, the president of prime minister of Canada, Carney. तो very interesting. He actually asked India, Australia, countries like Brazil, and the Middle Power Rebellion, he called it. So Carney specifically called on countries like Australia, Brazil to stop trying to please the great powers, US and China, individually, and form the third path. Right. In his also Davos speech, right? And he basically said that either you are on the menu, or you are on the table, or you are in the menu. And it's a great punchline. And I think we must all applaud Canada for once, despite our not being a good time with Canada, especially with Trudeau. Yes. But they are among the first few Western nations who have really spoken out hard. And because the way the UK Starmer was going, Keith Starmer and all others, they were all like some, I mean, I'm sorry to use, but namby-pambies, really like, short of saying, that saying it as it is, they cannot. So, but he has called out, that they are a bully, that the world order has changed. And very clearly they're talking about there is no going back to the rules-based order. Wake up, they are saying very clearly. So, and they're calling on the middle countries who are neither here, neither there to really come together. Unite. Because if they unite, then there is a challenge to the US. Actually, उनका भी background काफी interesting है, because वो Bank of America, Bank of Canada, वो सब के भी actually head रह के आए हैं. If I'm not mistaken, I'm pretty sure all of these banks, तो उसके वजह से उनकी भी जो understanding है about why business is important, why trade deals are important, if this avenue gets blocked, whatever. But ये having said that, do you think कि of course India जो है, मोदी जी जो है, of course उनको भी काफी सारा ये idea है कि ये जो barrier है with the US trade deal ट्रम्प के साथ में, ये खोलना काफी टाइम से ये conversation चल रहा है और इतना नहीं, so they've also started looking at newer avenues and newer things to kind of develop. I think after this experience,
जो जंग पाकिस्तान के साथ हो रहा था, हम्म, युद्ध हो रहा था, उसके बाद जो हुआ, राइट, आफ्टर दैट, आफ्टर 50% जो टैरिफ डाल दिए हैं, एंड बेसिकली the message was that I really don't care about you anymore. Okay, and this has really hurt India in a deep sense. Many people actually told India that आप Quad join मत कीजिए. Okay, why are you getting into the American trap of either China or this thing? Don't enter into it. Stay away from American this thing. But we did go, and now it is almost, I think, nobody's talking about the Quad. कोई meeting नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है. Okay, not that China is not a problem. Problem है, लेकिन आपको दोनों को संभालने पड़ेंगे with by keeping a safe distance to both. इतनी डिपेंडेबिलिटी ना हो जाए कि आपको फिर माने नमन करना ही पड़े जैसे कोई वैसल स्टेट करता है. तो इंडिया का आई थिंक इरादा बहुत क्लियर है कि हम सबके वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है. हम सबसे दोस्ती करेंगे, सबसे हम अच्छी तरह पेशकश करेंगे. वी वांट रिस्पेक्ट, वी गिव रिस्पेक्ट, वी गेट रिस्पेक्ट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट से एक जो पुराना जो माने जो अब तक वर्ल्ड था रूल्स बेस्ड ऑर्डर का, वो कंटिन्यू होता है. इंडिया वांट्स टू कंटिन्यू दैट. एट द सेम टाइम वी डोंट वांट टू बी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं एंड रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग. जो लोग भी डिपेंडेंट है माने उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है. जो लोग डिपेंडेंट नहीं है उन लोग को, चाइना देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो यूएस कह रहा है. मैं यही पूछने रहा था एक्चुअली कि ये सब चीज में चाइना का काफी फायदा हो रहा है एज अ ग्लोबल सुपर पावर. एब्सोल्युटली, दे आर पोजीशनिंग देमसेल्फ एज नाउ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, सेंटर ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर. एंड अभी वहां कम्युनिज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म है, डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. जो लोग कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड सोचती है जैसे, उनको उनके बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, मगर वो अभी चाइना क्या करेगा, ये सब दबा देगा. इट्स नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑल दिस. माने एक थोड़ा लैंड यहाँ वहां क्या फर्क पड़ता है उनको, कुछ नहीं फर्क पड़ता है हकीकत में. ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वैली नहीं है, ऐसा कुछ. हाँ, हमारे लिए कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. उनके लिए ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है कि उनके पास नहीं है ऑलरेडी. तो उनको कोई बड़ा माने आई मीन फर्क नहीं पड़ने वाला. दे कैन इजीली टेम्पर डाउन ऑन ऑल दोस. अभी इंडिया तो एससीओ में गया था, शंघाई कॉर्पोरेशन में, वहां सब मिले थे, दोस्ती यारी हो रही थी. वो एक ऑफकोर्स एक मैसेजिंग था. इंडिया ऑफकोर्स इज नॉट लाइक कि हम लोग दोस्त हो गए, सब इंडी चीनी भाई भाई आ गए. नो, वो भी नहीं होने वाला है. तो दोनों से हमारा रिश्ता हैज हैड बिटर ग्राउंड रियलिटीज. म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे है कि आप जितना दोगे उतना मिलेगा, एंड ऑल्सो हमें आपसे भी काम है, आपको हमारी भी जरूरत है. बस तो बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन गिव, वो ऐसे ही करेंगे. ये इंटरेस्टिंग है कि जियोपॉलिटिकली ऑल्सो अभी रिसेंटली पाकिस्तान एंड सऊदी एंड इवन मिडिल ईस्ट इज ऑल्सो अ वेरी डायनामिकली चेंजिंग सिनेरियो. जैसे अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ में ऑफ कोर्स पैक्ट शेयर किया, डिफेंस पैक्ट. I forgot the name of what it's called, where एक कंट्री पे अटैक हुआ तो दूसरे कंट्री पे ऑटोमेटिकली अटैक नेटो के जैसा है. राइट. सो हाउ इज ऑल दिस, बिकॉज इंडिया भी सऊदी को देखता है काफी सिनेरियोज में काम करने के लिए. आई थिंक सऊदी के भी जो अभी आउटलुक जो उनका है, दैट्स अ प्रीटी ब्रॉड आउटलुक इन दैट रिस्पेक्ट, वेयर दे आल्सो वांट टू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस. हाउ डज दैट अफेक्ट इंडिया जियोपॉलिटिकली? आप सोचेंगे इंडिया ने अटैक कर लिया पाकिस्तान पे, क्या सऊदी अटैक करने वाला है? क्या करने वाले? कुछ नहीं. एक्चुअली इट इज नॉट अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ नहीं है ये दिस थिंग. ये बेसिकली जो सऊदी और उनके नजदीक जो पॉलिटिक्स चल रही है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है. एंड बेसिकली आई मीन सऊदी ऑल्सो नीड्स मैन पावर. दे डोंट हैव दैट मच मैन पावर. पाकिस्तान के बाद तो और कुछ करने का काम नहीं है. आप अपनी आर्मी बढ़ाते जाओ तो वो मुल्ला मुनीर जो है वो अपनी आर्मी भेजेंगे, इसलिए तो वो बोर्ड ऑफ पीस में भी है. वो सर्विस प्रोवाइडर. देखिए, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप आर्ट, आप टेक्नोलॉजी, वो सब नहीं. सर्विस. क्या सर्विस? मैन पावर. यहाँ खोदना है, यहाँ
एक आपको इलेक्ट्रिकल पाइप्स लगाने हैं, आपको आर्मी चाहिए एक बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, तो एक मैन पावर हो जाता है विच इज इजीली एक्सपेंडेबल। 50 सोल्जर मर गए, क्या पाकिस्तान को फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कोई रोने वाला नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में। तो वो बेसिकली रेंट प्रोवाइडर है, हमेशा वही करते रहे, उनकी आर्मी को बहुत बार इस्तेमाल किया है। आई थिंक दे वेंट टू जॉर्डन आल्सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बहुत बार उनकी आर्मी का और ऑफ कोर्स फुल जब अफगानिस्तान होता है वो गए नहीं थे, बट या दे सेंट, they trained terrorists, they send all of them there. So they have used their resources, जो कुछ है नहीं except manpower, for all this only. So इसी वजह से उनका इम्पैक्ट हुआ है। और आप जो बड़ी बात कर रहे हो एक्चुअली है ईरान और सऊदी की, जो एक्चुअली जो वॉर हो रहा है अभी वहां, जो लोग डर रहे हैं कि अमेरिका इज गोइंग टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ ईरान, none of the Gulf countries wanted to happen actually. तो उससे क्या होगा, जो रेजिम चेंज हो गया, पहले तो किसी को मालूम नहीं है कौन आ रहा है, सोच, और दूसरा सोचे कि कोई आ भी गया और ऑयल फ्री, जो अभी जो एम्बार्गो है ऑयल एक्सपोर्ट्स पे, वो ओपन हो गया, तो ऑयल प्राइसेस विल क्रैश बिकॉज ईरान इज अ बिग प्लेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स। तो नाउ ऑयल प्राइसेस जब क्रैश होते हैं, हर्ट किसको होता है? यूएई को, सऊदी अरेबिया को। तो दे डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इसीलिए यूएस ने, सऊदी ने बोल दिया यूएस को, आप यू कैन नॉट यूज माय एयर स्पेस। तो दे आर आल्सो बिहेविंग ट्रांजैक्शनली नाउ। हाँ, जब यमन पे अटैक कर, जब पहली बार ईरान पे अटैक करना था, दे वर ओके, अभी नहीं। तो इट्स ऑल वेरी ट्रांजैक्शनल, फ्लूइड सिचुएशन। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि Iran is basically Shia, so it dominates the Shia world, and Saudi is the Sunni world. So and उनका तो बहुत ही मतलब deep rooted disagreements और है। उसका influence जो हम देख रहे हैं वो होता है एक्चुअली मिडिल ईस्ट में, अभी यमन में जो हो रहा है, ओके, उसका इम्पैक्ट हम यमन में देखते हैं। यमन एक्चुअली पहले साउथ यमन था, नॉर्थ यमन था, वो दोनों एक टाइम पे अलग थे, फिर ज्वाइन हो गए, और उसके बाद एक रेजिम, कंसिस्टेंट रेजिम वहां टिक नहीं पाई, कू होते रहे, एंड लॉट ऑफ फैक्शनलिज्म, एंड सम आर बैक्ड बाय ईरान, सम आर बैक्ड बाय सऊदी, सम आर बैक्ड बाय यूएई। तो माने इट्स टोटली केओटिक। और उसमें जो हुथीज है, दे आर बैक्ड बाय वन ऑफ दिस थिंग, बट दे आर ऑलवेज इन दे फाइटिंग अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। तो उनका ये बड़ा झगड़ा चल रहा है वहां, और उसकी वजह से अभी यूएई और सऊदी के बीच टेंशन भी हो गया है, बिकॉज यूएई आल्सो हैज सम स्टेक, बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। बट सो दीज आर लॉट ऑफ स्मॉल areas of influence which these Gulf countries have, where we are seeing a lot of churn. Of course, the biggest thing was going to happen in Gaza, जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, which लोग मानते हैं कि जो ट्रम्प, यदि ट्रम्प वहां नहीं आए, उनका कोई इन्फ्लुएंस रहेगा, बिकॉज अभी यहाँ वो बोर्ड के प्रेसिडेंट बनेंगे, और प्रेसिडेंट उसका वीटो पावर वहां है। He wants to involve somewhere in this whole. The plus point, but उसका एक है कि जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे जर्मनी, यूके, आई गेस इटली, फ्रांस, इंडिया ऑफ कोर्स, ये सब, चाइना नेचुरली एज वेल, ये सब लोग ने अभी भी ऑफ कोर्स वो एक्सेप्ट नहीं किया है। नेचुरली इनविटेशन तो सबको गया है, बट इन्होंने अभी तक, एंड फ्रॉम लुक्स ऑफ इट, जितना एटलीस्ट मैंने पढ़ा भी और देखा भी है, इट लुक्स लाइक दे विल नॉट, वुड यू कॉल, join that. Very interesting. But just like a couple of questions about Bangladesh as well. जैसे अभी आपने ये बात की यूएई की भी, क्योंकि यूएई के भी जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, वो सडनली सरप्राइज विजिट में आ गए देश। इंडिया और यूएई के बीच में $3 बिलियन की डील हुई है, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट क्लोजर टू दैट, ऐसा लगता है कि इंडिया अभी करंट सिनारियो में, उनके हाथ बहुत जगह पे बेसिकली ऑलरेडी बिजी हैं। किनके? इंडिया। ओके। टैरिफ लेके, ईयू को लेके, ऑफ कोर्स चाइना इज कांस्टेंट अगेन थ्रेट एज वेल, पाकिस्तान नेचुरली, एंड इवन फॉर एग्जांपल अभी बांग्लादेश भी उभर के एक आ रहा है, बिकॉज अभी वहां पे इलेक्शन सर पे आने वाले हैं,
and we do not know. अगर जो कह रहे हैं popular regime जो आएगी, that is not really pro India as such. So is India kind of in a tough spot? Absolutely, ये troubled neighborhood ही है. आप देखिए ना, वेस्ट में है जो अपने आप को द ग्रेटेस्ट इस्लामिक नेशन ऑन अर्थ आफ्टर सऊदी अरेबिया कहते हैं, पाकिस्तान. नीचे आप देख सकते हैं मालदीव्स, जो अभी भी वो माने मालदीव्स राइट, या दे हैड एन इशू, अभी थोड़ा मामला वहाँ ओके हो गया है. फिर ऊपर देख, यहाँ राइट में देखते हैं तो नेपाल, वहाँ भी अभी रजीम चेंज हुआ है. फिर आप देखते हैं बांग्लादेश, वहाँ सबसे बड़ा रजीम चेंज हुआ. और लास्ट में नीचे श्रीलंका में, वहाँ भी रजीम चेंज हुआ, बट वी आर इन गुड टर्म्स विद द श्रीलंकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो एक ही देश है एट द मोमेंट, एंड ऑफ कोर्स भूटान, बट भूटान इज नॉट रियली एनी बिग प्लेयर हियर. मगर इस बांग्लादेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि हम हमारे बांग्लादेश के इर्द गिर्द हम ही है. ओके, पहले तो जो भी वहाँ होता है वो हमारे पे इम्पैक्ट होता है. 71 वॉर में जो जेनोसाइड हुआ था, उसकी वजह से लाखों करोड़ों हिंदू यहाँ आ गए थे. अभी भी वही हो रहा है वहाँ. जो मगर एक जो समय था आफ्टर दैट के, जो शेख हसीना के समय में जो, और बाकी लोगों के जो प्रोग्रेसिव लोग थे उनके समय में जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, और जो उन्होंने, जैसे उन्होंने बांग्लादेश को देखा, वहां वो इस्लामिस्ट कल्चर नहीं था. देखिए, इस्लामिक और इस्लामिस्ट में फर्क होता है. इस्लामिक इज द रिलीजन, इस्लामिस्ट इज द पोलिटिसाइजिंग ऑफ इस्लाम. ओके, तो जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी थी वो तभी उनको दबा के रखी थी. ओके, एंड इंडिया's ties with Bangladesh improved. Lot of border issues got resolved. We exchanged also some villages. बहुत अजीब था. सोचिए कि माने एक ये जो आपका बिल्डिंग है वो एक्चुअली बिलोंग करता है, या ये एरिया जो है DN नगर या जो भी है, ये बिलोंग करता है चाइना को. ऐसा ही सिचुएशन था. इनको एनक्लेव्स कहते हैं. तो कई माने ऐसे वेरी वियर्ड सिचुएशंस थे जहां a country is Bangladesh is surrounded by India, then it's again surrounded by Bangladesh, and then again India. So it was like very this thing. So a lot of these villages we exchanged, खत्म कर दिया मामला. तो जो बहुत साल पुराने इश्यूज थे वो रिजॉल्व कर दिए. बॉर्डर को बना दिया टू अ लार्ज एक्सटेंट, कहीं जगह इम्पॉसिबल है बनाना. और ट्रेड हमारा बढ़ा दिया दोनों कंट्रीज में. प्लस बांग्लादेश ग्रू एज अ कंट्री बाय इटसेल्फ. एक समय आ गया था, रिमेंबर दैट इट्स पर कैपिटा इनकम वेंट स्लाइटली अहेड ऑफ इंडिया. सो इट वेंट दैट फार. मगर देन द फॉल केम. ओके, नाउ देयर आर एलिगेशंस अगेंस्ट शेख हसीना दैट शी हैज रिग्ड इलेक्शंस, दैट शी हैज बीन गोइंग अबाउट whatever, getting rid of her opponents, and there are a lot of allegations, and that's one of the reasons given behind this, her, the regime change which happened, which threw her out. There might be some truth in it, but the larger truth is that it is also Pakistan meddling in the affairs of this thing, China meddling, और वहाँ एक regime change करवा दी so that it favors them now. Of course. पाकिस्तान के लिए हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा कि ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा है. ओके, आप समझिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, वो उनका बंटवारा हुआ क्यों? क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये प्राइमरीली बंगाली स्पीकिंग नेशन था. मगर पाकिस्तान को क्या थोपना था? उर्दू थोपना था. They wanted to run it. और एक्चुअली वहां के जो वहाँ वो टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मुजीबुर रहमान, या लीडर थे मुजीबुर रहमान, वो जीत गए इलेक्शन. लेकिन पाकिस्तान ने वो होने नहीं दिया. उनके चाहिए था कि बंगाली कैसे बनेगा हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. तो वो तो हम उर्दू लोग, पंजाबी लोग ही होना चाहिए ना. तो lot of this thing happened. Lot of Hindus were there, and forget Hindus, even Muslims they have killed in the genocide of 1972. Yes. So 1971. So
they go back a long way in having animosity towards each other. लेकिन जो I think one of the main political groups at this point, Jamiat or whatever I think name is, I think they are the ones who are set to win if they win, because they have also not allowed Hasina's party to contest at this point. तो जो मेन ऑपोजिशन आपका हसीना शेख का था वो तो है ही नहीं. आपकी दूसरी एक पार्टी है, उनके लीडर उनके जो लीडर थे वो एग्जाइल में थे इन यूके. नाउ ही हैज कम बैक एंड दिस इज अनदर सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स. वो उसमें हो गए वहां बांग्लादेश में. तो नाउ ही इज इनटू द रनिंग आल्सो. तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट या आई मीन द मेन शेख हसीना है, जो उनकी पार्टी को तो वो आई थिंक बीएनपी नाम है, तो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं. मगर लेट्स सी इलेक्शंस हैपनिंग, बट इट इज ऑफ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया. इंडिया को आई मीन इतना करीब है, चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हो रहा है वहाँ, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो या वन ऑफ द very important countries around us along with Pakistan. Do you think there's with the amount of challenges facing, do you think World War III is inevitable? I mean, people keep saying that these are the early years of World War III with small battles happening, so many of them. Yeah. I mean, who can predict something like that? I mean, it's easily possible. What stops today? I mean, कितने लोग कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? यूएस, रशिया, बिगेस्ट स्टॉक पाइल्स इन द वर्ल्ड. माने इनके पास थाउजेंड्स में है. ओके. फिर आता है चाइना, यूके, इंडिया, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल. लास्ट टू ऑफ कोर्स उन्होंने बताते नहीं है, बट इंडिया एंड ऑफ कोर्स ईरान आल्सो इज देयर. ईरान को बॉम्ब किया है, जो दे बॉम्ब्ड द आई थिंक नजफ में. वो पूरा अंडरग्राउंड फैसिलिटी उनका है. मगर द सस्पिशन इज दे हैव बीन मैनेज्ड टू टेक आउट अ लॉट ऑफ व्हाट इज एनरिच्ड यूरेनियम. तो दे हैव बीन एबल टू टेक दैट आल्सो. और ये भी एक आर्गुमेंट है कि ये क्या हुआ है, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो बना है, हकीकत है जब वेस्टर्न कंट्रीज अचीव्ड सम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गए, तो अब आप नहीं कर सकते हैं. आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कीजिए. अरे भाई क्यों? तुम करो तो प्यार, मैं करूं तो लफड़ा. तुम्हारे पास आ गया तो अभी तुम लोगों बाकी को बोलोगे तुम नहीं ले सकते. अरे ऐसा कौन करता है? दैट्स व्हाट इट्स ऑल बिकम. तो देयर आर लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस इन द रूल्स बेस्ड ऑर्डर आल्सो. ऐसा नहीं कि सब वहां चंगा है और मैंने चलो वड़ा पाव खाते हैं मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं है. देयर आर रियल इश्यूज, बट दोज आर पार्ट ऑफ अ जनरल system of governance that will be, there will be issues everywhere. Nothing is there's no system which is perfect, but yet we have been able to ensure that nuclear weapons don't proliferate to every nation, which is required, which is also required, you know. But the stronger, richer countries, as the West has always done this, that yeah, I will get it, then I am having a NATO this thing. लिक्सेनस्टाइन इतना छोटा देश है, उनके पास कुछ नहीं है, अगर उसको हमने इतना भी छू लिया तो आई कैन शूट न्यूक्लियर वेपन्स एट यू, आई कैन अटैक दैट कंट्री, यू नो, बिकॉज उन्होंने एक अम्ब्रेला दे दिया सबको. दे आर गिवन इट टू ऑस्ट्रेलिया, गिवन इट टू जापान अगेंस्ट चाइना एंड कोरिया. सो आपने एक अम्ब्रेला बना दिया सबको प्रोटेक्ट करने के लिए. मैं इस अम्ब्रेला में हूं नहीं, मैं कहाँ जाऊं? तो हमने क्या किया, हम अपना अम्ब्रेला खोलते हैं. तो इंडिया ने खोल दिया, अभी पाकिस्तान ने खोल दिया. अब पाकिस्तान भी क्या कहेगा? अच्छा, उन्होंने एक्चुअली ट्राई किया ईरान को कहने के लिए कि आप पे न्यूक्लियर अटैक हो गया तो हम अपना इस्लामिक बॉम्ब आपको प्रोटेक्ट करेगा. वो इस्लामिक बॉम्ब दे आर ट्राइंग टू सेल टू, मतलब बॉम्ब नहीं बेचेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे उसके अम्ब्रेला के नीचे. हमारे अम्ब्रेला के नीचे कोई नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं. लेकिन जो कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ईरान, उनके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है. या पकड़ लीजिए आप नॉर्थ कोरिया,
उनके पास भी कोई अम्ब्रेला नहीं है. They have a right to protect themselves. Protect themselves. Okay, now what is the way out? So Hmm. rules based order में भी problems है, लेकिन they are still manageable and we are managing them somehow. There's some prediction to it, Yeah. because you know. Exactly. So rules based order में predictability है. डील्स बेस्ड ऑर्डर में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, और जब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है तो आप बोलते हैं राम राम, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, आप अपने रास्ते जाइए, हम बात मिलेंगे, दोस्ती रहेगी, बनी रहेगी, लेकिन ट्रेड देखते हैं. Alright, thank you so much, Tejas, for this wonderful conversation. Actually, हमने इतनी सारी चीजें कवर की है, and then I think I hope कि दर्शकों को पसंद आए in terms of the geopolitical scenario जो हमने कवर किया है from Trump to of course India, and क्यों ये हमारे लिए important है. Thank you. I hope you enjoyed it. बहुत मजा आ गया. आई थिंक हमें इतना याद रखना चाहिए कि ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट अब तक पिछले 100-150 सालों में, और आई डोंट नो एवर, किसी ने देखा है. एंड फॉर द गुड और द बैड ही इज गोइंग टू लीव अ ह्यूज इम्पैक्ट. कई लोग कहते हैं देखो इट इज फ्रैंक डिप्लोमेसी, क्योंकि मुझे ये चाहिए आप दे दो. कई क्यों छुपाना है कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन तमीज होती है. द कल्चर ऑफ हाउ यू स्पीक, हाउ यू डोंट ऑफेंड. बहुत लोगों का मानना है कि इट्स ऑल बिल्ड ऑन ट्रस्ट एट द एंड ऑफ द डे. भरोसा नहीं तो बिजनेस क्यों करेंगे, हम कहीं और कर लेंगे जहाँ लोग हमें मान देते हैं. तो या इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी I would say not just troubled waters, but yeah, it doesn't feel nice though. The global leader which one saw, वो तो अभी कोई मानता नहीं है कि. Great. All right. Thank you so much, Tejas. Great meeting you. Yeah, and same here. had It a was good really time. nice. Yeah, absolutely. It was really a good conversation. Thank you so much. Thanks a lot.